बेटा इफ यू टॉक इनलार्जमेंट, तो इनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास साइज का इंक्रीज होना या साइज का डिक्रीज होना, दैट मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनलार्जमेंट। सही है? यानी हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट कोई गिवन है और मैं उसके उस जो जब इमेज ड्रॉ करता हूं, तो जो इमेज है उसका साइज या तो बढ़ जाता है या तो मेरे पास क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब मेरे पास ये वाला सिनेरियो आता है तो हम क्या कहते हैं, उसको इनलार्जमेंट कहते हैं। और उसके अंदर हमारे पास दो की पॉइंट्स होते हैं, दो आपके पास जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास रोटेशन में हम एंगल को हम डिग्रीज को, हम जो है सेंटर ऑफ रोटेशन को देखते हैं, रिफ्लेक्शन में हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। इसी तरीके से एनलार्जमेंट में हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं बेटा, जिस पे आपका पूरा एनलार्जमेंट डिपेंड कर रहा होता है। यानी दो पॉइंट्स आपके पास, एक कहलाता है स्केल फैक्टर एंड सेकंड वन इज नोन एज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया, स्केल फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मेरे पास कहलाता है। स्केल फैक्टर एंड द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये आपके पास आ जाता है। सही है? अब हमारे पास स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? स्केल फैक्टर आपके पास होता क्या है? स्केल फैक्टर आपके पास एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर है आपके पास जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स के साथ जब उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स के साथ जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इमेज के कोऑर्डिनेट्स देता है आपको। और वो आपको ये बताता है कि आपकी इमेज बढ़ रही है या आपकी इमेज क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट, साइज में। तो फॉर्मूला क्या होता है स्केल फैक्टर का? स्केल फैक्टर इक्वल्स coordinates of image of image divided by coordinates of object। ये बेसिक फॉर्मूला होता है ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपके पास जो है वो दिया भी जाता है क्वेश्चन के अंदर जब आपसे इमेज पूछी जाती है। और अगर आपसे जो है वो इमेज और ऑब्जेक्ट दिया, आपको दे दिया जाता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है? क्वेश्चन दोनों तरीके से आपके पास आएगा। इफ इमेज इज नीडेड टू बी ड्रॉन, तो आपने क्या काम करना है? यूज स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर को यूज करना है एंड गिवन सेंटर ऑफ रोटेशन को यूज करना है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को, सॉरी, ये आपने यूज करना है। सिमिलरली अगर आपके पास कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन, अब डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन सी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। इज इट ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन या एनलार्जमेंट? आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एनलार्जमेंट है, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि ये एनलार्जमेंट है। उसके बाद अब इसके अंदर मुझे दो चीजें आपने जो है वो मेंशन करनी है। व्हाट विल बी द स्केल फैक्टर, यू हैव टू फाइंड इट आउट, एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये तीन चीजें जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इनमें से कोई भी दो चीजें आप लिखोगे तो क्वेश्चन वॉज विल बी स्टिल इनकम्प्लीटेड, तो फिर आप जो है वो फुल मार्क्स गेन नहीं करोगे। अगर फुल मार्क्स चाहिए यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थ्री थिंग्स। एनलार्जमेंट लिखना है, स्केल फैक्टर लिखना है, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मेरे पास यहां पर लिखना है। ठीक है बेटा? अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे कहता है डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्राइंगल बी, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब आप ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी को देखो तो आपको नजर आ रहा है जो पहले लिखा जाता है ना बेटा वो हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, बेशक वो मेंशन हो, शेड हो या नहीं हो, जो पहले लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो बाद में लिखा जाता है दैट विल ऑलवेज बी द इमेज। अब आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट कि विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि साइज जो है वो बी का इनलार्ज हुआ है, बड़ा है। सही है? इंक्रीज हुआ है। अगर साइज मेरे पास इंक्रीज हुआ है और ऑब्जेक्ट मेरे पास ए है तो इसका मतलब यहाँ पे इनलार्जमेंट की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आंसर में सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट, क्या लिखना है यहाँ पे? इनलार्जमेंट, बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। तो इनलार्जमेंट है। दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है? स्केल फैक्टर।
स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने का आसान तरीका मैं सबसे पहले बता देता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों गिवन है, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज की कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कंसिडर कर लो। कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कंसिडर कर लो। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों या तो वर्टिकल ले लो, दोनों हॉरिजॉन्टल ले लो, या दोनों डायगोनल ले लो। ये मतलब है कहने का, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लगाओगे? बॉक्सेस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बॉक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला कब लगेगा ये जरा समझना। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्केल फैक्टर। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। अब लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दोनों वर्टिकल ले रहा हूं। ये मेरे पास है, ये वर्टिकल हो गई बेटा, और एक ये वर्टिकल हो गई। ये वर्टिकल हो गई, विजिबल होगा, नजर आ रहा होगा। इमेज आपके पास बी है, इमेज के बॉक्सेस काउंट कर लो जरा। इमेज के अगर मैं बॉक्सेस काउंट करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6। ये 6 आ गया। डिवाइडेड बाय बॉक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरे पास क्या है यहाँ पे, 1 2। दो बॉक्सेस हैं ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हमने कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसकी कैंसिलेशन करो। सो यू हैव द स्केल फैक्टर विच इज इक्वल्स 3। आपके पास स्केल फैक्टर का आंसर आ गया। ये आपको पता चल गया। तीसरी चीज क्या होती है जो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है ये जरा समझना बेटा। वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो। क्या करो, उन्हें ज्वाइन करो और क्या करो, एक्सटेंड कर दो। तो लेट से मैं सबसे पहले इन्हें ज्वाइन करता हूं, लाइक दिस। इनको ज्वाइन कर रहा हूं और एक्सटेंड कर रहा हूं, लाइक दिस। आई होप ये क्लियर हो गया। सही है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इनको एक्सटेंड कर दिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने, अब सेकंड जो वर्टेक्स है इनको आप ज्वाइन करो और ज्वाइन करके इनको एक्सटेंड कर दो। ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास आ गया। ये हो रहा है, और यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया। ये बात भी समझ आ गई। नाउ वी हैव द थर्ड वन, उसे ज्वाइन करना है। थर्ड हम येलो से ज्वाइन कर देते हैं। थर्ड थर्ड वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ज्वाइन हो रहा है, ये आपके पास येलो से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब आप देखो, आपको तीनों लाइंस एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट होते हुए नजर आ रही होंगी। तीनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, एंड दैट पॉइंट इज दिस वन, जिससे मैं थोड़ा सा डार्क से कर देता हूं, विद अ ब्लू वन। ये ये वो पॉइंट है जहां पे तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमेशा एक पॉइंट आएगा निकल के। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है। इस ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 1 एक्स पे और वाई पे 4 है। तो 1 4 इज द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, 1 4। 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, और तीनों चीजें यहां पे मेंशन करनी। कोई भी एक चीज मिस करोगे नंबर आपके यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। राइट। तो एनलार्जमेंट मेंशन कर दिया, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट मेंशन कर दिया, और फिर स्केल फैक्टर आपने फाइंड आउट कर दिया। दैट्स इट। क्वेश्चन में कहते हैं बेटा, enlarge triangle B by using the scale factor 3 and center of rotation enlargement 1 2। जिस तरह मैंने आपको कहा था जब इमेज बनानी होती है तो स्केल फैक्टर भी वो आपको देगा और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी देगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहां पर स्केल फैक्टर को पहले यूज करना है। अपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पहले मार्क डाउन कर दो, दैट इज 1 2। 1 2 का मतलब है ये वाला पॉइंट जो इन्होंने ऑलरेडी मार्क डाउन आपको करके भी दिया होता, नहीं भी होगा तो आप खुद मार्क डाउन इसे करोगे। राइट। दिस इज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये मेरे पास है। स्केल फैक्टर क्या है, मेरे पास 3 है। अब यहां पे सबसे पहले आप एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनकी आप जो है वो
कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। जिस तरह हम जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन के अंदर ये देख रहे थे कि अगर ओरिजिन पे नहीं होगा, कहीं और सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, तो हम उसकी काउंटिंग कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स की। सिमिलरली यहां पे भी यही होता है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट अगर आपके पास ओरिजिन पे नहीं होता और कहीं किसी और पॉइंट के ऊपर होता है, तो आप उसकी जो वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल या जो भी शेप होती है उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो अब मैं यहां से अगर कैलकुलेट करता हूं एक्स के लिए, तो मेरे पास हो जाएगा बेटा 1 2, दो पॉइंट्स मेरे पास राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स है। देन 1 2 और 3, तो 3 पॉइंट्स अपवर्ड है, यानी 2 3 मेरे पास जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेरे पास हो गया 2 3। नाउ वी हैव वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं तो एक पॉइंट आपके पास ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो आप वाई पे पहुंच जाते हो। तो इसका मतलब आपने एक्स पे कोई मूवमेंट नहीं की, बल्कि वाई पे सिंपल, सॉरी, वाई पे कोई मूवमेंट नहीं की, एक्स का कोऑर्डिनेट ऐसे ही आ रहा है दो पॉइंट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद। सो इट विल बी 2 0। ये हो गया आपके पास। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड जेड। तो ये आपके पास 1 2 3 4। अब यहां पे भी वाई की कोई मूवमेंट नहीं हुई है, सिंपल आपके पास किसकी मूवमेंट है, एक्स पे। सो इट विल बी 4 0। ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके कैलकुलेट हो गए फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे स्केल वेक्टर यहां पे हमने लिखवाया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास है, सही है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं, यहां से इसको मल्टीप्लाई करता हूं स्केल फैक्टर के साथ, आई विल गेट द आंसर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। करेक्ट। तो मैं यहां सिंपल क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, किसकी, स्केल फैक्टर की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विल गेट मल्टीप्लाइड विद स्केल फैक्टर, इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई जब होगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3, स्केल फैक्टर इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास आ गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई होगा ईच ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट से भी होगा, वाई से भी होगा। सो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 विल गिव यू 9। सिमिलरली यहाँ पे आओगे, 3 2 6 एंड 3 0 0। देन वी हैव 4 3 12 एंड 3 0 विल गिव यू 0। 3 × 0 = 0। ये हो गया आपके पास। अब आपने सिंपल अगेन काउंटिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, और 6 9 पहला पॉइंट प्लॉट करना है विच विल गिव यू एक्स बार, देन यू हैव वाई बार एंड देन यू हैव जेड बार। ठीक है। तो आ गया 6 9। इसको अगर हम मूवमेंट करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट आ गया, अपवर्ड आपने मूवमेंट करनी है 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट आ गया। दिस इज योर एक्स बार। अभी आपने सारा रब कर लिया बेटा। अब आप क्या करोगे फॉर द सेकंड वन, यू हैव 6 0, ये एक्स बार आ गया। अब आपने क्या करना है, 6 0 प्लॉट करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट आ गया विच इज योर वाई बार। यहां से ये रिमूव कर दो, ये आपके पास वाई बार हो गया। जेड बार आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, 12 0। तो 12 तक की काउंटिंग आपके पास क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला पॉइंट आ गया विच इज योर जेड बार। अब आप बाकी एरोस को रब कर दो यहां से। अब हम सारे पॉइंट्स को अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आप ये देखो, ये आपके पास कंप्लीट ट्राइंगल विद इंक्रीज इन साइज, आप साइज आपके पास जो है वो यहाँ पे बन गया। ये आपके पास आ गया विच इज योर बी बार। अब आप खुद देखो साइज क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया क्योंकि स्केल फैक्टर यहाँ पे क्या था, 3 था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा साइज डिक्रीज कब होगा। हमेशा याद रखना, साइज डिक्रीज जब होता है जब आपके पास स्केल फैक्टर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है। अगर साइज की बात करते हैं कि व्हेन विल द साइज डिक्रीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ये कब होगा,
ये आपके पास जब होगा बेटा, जब आपके पास स्केल फैक्टर विल बी इन फ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ होल नंबर, वो आपके पास क्या होगा, फ्रैक्शन में अगर मेरे पास होगा, जैसे आपके पास 1/2, 1/3, 2/5, इस तरीके से मेरे पास होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, अपना साइज डिक्रीज कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। ठीक है। अब एक चीज सिर्फ क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने सही कैलकुलेशन की है, यानी डायग्राम सही बनी है या नहीं बनी। आप क्या करो, अपना स्केल फैक्टर फाइंड आउट करो। जस्ट कंसिडर दैट दिस इमेज इज गिवन। सही है, हालांकि आपने बनाई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो ये इमेज बनी हुई और ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है। जस्ट फाइंड आउट द स्केल फैक्टर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था, बॉक्सेस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय बॉक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल, ये कैलकुलेट कर लो। सो इट विल बी स्केल फैक्टर इज इक्वल्स बॉक्सेस ऑफ द इमेज। तो बॉक्सेस ऑफ द इमेज काउंट कर लो यहाँ पे। इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया, डिवाइडेड बाय बॉक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1 2 और 3, ये 3 आ गया। कैंसिलेशन की आंसर 3 आ गया। तो स्केल फैक्टर आपके पास वही आ गया 3, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। दैट मीन्स यू हैव डन द करेक्ट, यू हैव ड्रॉन द करेक्ट डायग्राम। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कंफर्मेशन चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है, यानी एक दफा और ज्यादा इसे कंफर्म कर ले, तो आप क्या कर लो, आप जो अपने सेंटर ऑफ रोटेशन है उसे भी फाइंड आउट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी सीख चुके हो। वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो। एक वर्टेक्स आपके सामने ज्वाइन करके बता देता हूं। लेट्स से कि अगर मैं यहां से एक्स को एक्स से ज्वाइन करता हुआ लेके आता हूं लाइक दिस, ये देखो आपके सामने एग्जैक्टली ज्वाइन हो रहा है। एक्स और एक्स बार को मैंने ज्वाइन किया और लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये ज्वाइन हो गया। सही है। और अब मैं यहाँ पे वाई टू वाई बार अगर ज्वाइन करता हूं, वो देखो पॉइंट ये आपके पास आ रहा है, वाई टू वाई बार, ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है। और जेड भी इत्तेफाक से आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो इसी को ही आप एक्सटेंड कर लो, तो मेरे पास यहां से ये जेड बार भी आ रहा है। तो आप देखो तीनों लाइंस मेरे पास एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं, और वो पॉइंट मेरे पास क्या है, 1, 2, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज योर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, राइट। अब अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपके पास कहता है डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन ए ऑफ शेप ए ऑन टू शेप सी, शेप ऑन टू शेप ए ऑन टू शेप सी। अब ए और सी में फर्क देखो। सबसे पहली चीज जो आपने आइडेंटिफाई की, जो आपने नोटिस की, वो क्या, कि साइज इंक्रीज हुआ है। अगर साइज इंक्रीज हुआ, दैट इज द कंप्लीट इंडिकेशन कि ये मेरे पास इनलार्जमेंट है। पहली बात तो ये समझ आ गई, तो मैंने सिंपल उठा के क्या लिख दिया, भाई ये इनलार्जमेंट है मेरा। दैट्स इट, ये मेरे पास इनलार्जमेंट है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है यहां पर, स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर अगर फाइंड आउट करना है, तो स्केल फैक्टर के लिए मैंने एक तरीका बताया था। क्या कहता है भाई स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर ये कहता है कि आप क्या काम करो, बॉक्सेस ऑफ द इमेज, जब आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है, बॉक्सेस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय बॉक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इमेज, अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड में इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉरिजॉन्टल में यहां पे क्या ले रहा हूं, वर्टिकल ले रहा हूं। सही है, ये मेरे पास हो गया इमेज का, ये मेरे पास हो गया आपके पास इमेज, और ये आपके पास है बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपको ये तो समझ आ रहा होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वाली साइड कंसिडर मत कर लेना। क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि जो लेंथियर साइड्स है, दोनों की मैंने लेंथियर साइड्स ली हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट। तो इसके बॉक्सेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस है। तो यहां पे आपने लिख लिया 10, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास आ गया 5। कैंसिलेशन कर दो, 5 1 5, 5 2 10। स्केल फैक्टर आपको यहां पे पता चल गया, जो आपके पास क्या आ गया बेटा, 2। ये आपके पास हो गया बेटा 2। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमने एक चीज ये सीखी थी कि स्केल फैक्टर अगर मेरे पास होल नंबर में होगा, तो साइज इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव होगा, तो वो आपके पास क्या करेगा, सेम डायरेक्शन होगी। लेकिन यहां पे डायरेक्शन रिवर्स है। आप देखो, स्लांटेड हाइट ऑब्जेक्ट में अपवर्ड है, सही है, और यहां पे आपके पास जो है इमेज में स्लांटेड हाइट डाउनवर्ड है। दोनों अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। ऑब्जेक्ट में स्लांटेड हाइट कहां पर है, अपवर्ड, और इमेज में स्लांटेड हाइट कहां पर है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब शेप क्या हुई हुई है, रिवर्स हुई हुई है। जब भी शेप रिवर्स होगी, तो आप क्या करोगे, स्केल फैक्टर के साथ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दोगे, माइनस लगा दोगे। सो योर आंसर इज -2।
ये याद रखना इस बात को। स्टूडेंट भूल जाते हैं इस बात को और आंसर गलत करके आते हैं, सिर्फ स्केल फैक्टर 2 लिख देते हैं। वो इस चीज को नोटिस ही नहीं करते कि शेप रिवर्स होके आपके सामने आई हुई है। ठीक है। तो जब भी शेप रिवर्स होके आएगी आपने क्या करना है, स्केल फैक्टर वैसे ही नॉर्मली फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद सिंपल नेगेटिव साइन लगा दोगे। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पे क्या काम किया है। नेगेटिव साइन क्या इंट्रोड्यूस करता है, शेप रिवर्स हो गई आपकी, इनवर्ट जिसे कहते हैं आप, इन्वर्ट हो गई आपकी शेप, राइट। स्केल फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ द थर्ड थिंग विच इज बेसिकली सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मैंने फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। क्या करो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन करो और उसे एक्सटेंड कर दो, दैट्स इट। तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को पहले ज्वाइन कर रहा हूँ। लेट से कि मैंने ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को ज्वाइन किया और उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ये देख लो, ये आपके पास हो गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड ज्वाइन कर लेते, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं मैं आपके सामने। अच्छा, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ज्वाइन कर लो इसको, और यहां से ये ज्वाइन हो गया। ठीक है। एक पॉइंट और ज्वाइन कर लो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपने सही ड्रॉ किया हुआ है या गलत ड्रॉ किया है आपने यहां पर। तो वो पॉइंट आप ले लो लेट से, ये ज्वाइन कर लो बेटा, ये आपके पास ज्वाइन हो रहा है। अब ये देखो, इन सारे पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया, इन इन सारे पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या चीज नजर आई यहां पर, एक वो पॉइंट है जहां पर सारी जो लाइंस है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0,3। 0,3 क्यों, क्योंकि मेन वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो वी हैव सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, जो आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट बेटा जो आपके पास क्या हो जाएगा, 0,3। क्योंकि मेन वाई एक्सिस पर है जहां एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है, 3, सो इट्स 0,3। तो इस तरीके से आपने अपनी तीनों जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया।